हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। इस उम्मीद के साथ ही मैं अपनी आवाज को ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। आज अपनी क्लास नंबर 06 को यानी कि मॉक टेस्ट के 6वें मॉक टेस्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये CBT 1 को टारगेट करते हुए बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि PYQs हैं। इसको अगर देखें और उसके बेस्ट मेथड आपको सीखने को मिलेंगे। रिवीजन के तौर पर हर एक चीज का रिवीजन भी होता रहेगा और ये पीछे के एग्जाम के 133 जो भी शिफ्ट हुई थी उसके बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट मैं आपको बहुत जल्दी शुरू कराऊंगा इसको खत्म करने के बाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कल अपने जो है क्वेश्चन की संख्या हो गई थी 109 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 से शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 110। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, जो सवाल में हमसे कह रहा था कि हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो इधर 92 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास होगा 2116 गुणे में रूट ऑफ 48 डिवीजन का साइन है और साथ में लिखा है x और यहाँ पर हो जाएगा 92 गुणे 92। करेक्ट है स्क्वायर करने पर। तो ये 2116 है जो उसके नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई अगर ये 2116 इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2116। अब जो जिससे कट सकता है उसको उससे काट के फिर यहाँ पर एक बार स्क्वायर करेंगे ताकि ये वाला रूट और हट जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने एक बार और स्क्वायर कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48 बटे में x और यहाँ पर हो जाएगा इसका और एक बार होल स्क्वायर हो जाएगा तो 92 92 गुणे 92 बटे 2116 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब बोलोगे हाँ सर, मतलब ये वैल्यू को सॉल्व करके x का जो मान होगा अपने पास वो अपना आंसर के रूप में तैयार होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये किससे डिवीजन किससे होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से। जैसे अगर मैं 4 से इसको काट देता हूं तो ये 23 बार में कटेगा। 4 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, एक हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 नवे में 36। करेक्ट। अब देखो जरा, ये 529 जो है ना 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 से ये कितनी बार कट गया, 23 बार कट गया। और 23 से इसको काट लेंगे तो 4 बार होगा, यानी अंदर जो है पूरी संख्या कटने कुटाने के बाद 4 आया। और चूंकि ऊपर होल स्क्वायर था तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा 48 बटे x और इधर अपने पास 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 16 से 48 को काटने पर हमारे पास 3 आ जाएगा और ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर बन जाएगा कि x की जो वैल्यू पूछी गई थी वो कितनी बनेगी, 3। करेक्ट। सिर्फ कैलकुलेशन थी इस सवाल में और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि x प्लस 4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर ये दिया है, तो x प्लस x की पावर -1 का मान क्या होगा। देखो ये जो लिखा है इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 और इसका मान दिया है हमारे पास 1154 के बराबर। करेक्ट। और ये जो मान हमसे पूछा गया है ये कुछ इस तरीके से लिखा है x प्लस 1/x। ठीक है। अब जरा थोड़ा रिवीजन ले लीजिए। रिवीजन में मैंने आपको कई बार ये बताया था, जब मैंने आपको क्लासेस कराई हैं, चीजें बताई हैं। अभी तो मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो ये रिवीजन के रूप में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये सब चीजें वहां पर आपको लिखनी नहीं होती, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना होता है। सुनिए, मैंने आपको बताया था जब भी किसी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लेता हूं कि मैं n है। ठीक है, जब भी मैं पावर डबल से सिंगल पावर की तरफ आऊंगा कि अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x की तरफ आता हूं और इनके बीच में जो चिन्ह है वो सेम रहता है, तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसी में यानी ये जो मान दिया था इसमें 2 जोड़कर इसका वर्गमूल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 जोड़कर इसका वर्गमूल लेते हैं। तो सेम काम यहां करना है भाई। इसकी पावर 4 है, तो अगर हम पावर डबल से इसकी सिंगल पावर की तरफ आएंगे यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तरफ आएंगे तो 1154 में 2 जोड़कर इसका वर्गमूल ले लेंगे। आप बोलोगे हाँ सर, 1154 में 2 जोड़कर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1156 और 1156 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 34, यानी ये मान 34 आ गया। अब अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x की तरफ आते हैं यानी पावर डबल से पावर सिंगल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फिर वही काम करना होगा, इसमें 2 जोड़कर इसका वर्गमूल ले लेना होगा। तो 34 प्लस 2 36 और 36 का स्क्वायर रूट प्लस -6 होगा।
तो +6 हमारे पास ऑप्शन में दिया होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, अभी फिर से, कि इस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये लिख लीजिए आप, इस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो माइनस साइन के साथ हो, चाहे वो प्लस साइन के साथ हो, क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे पास 24,642 रुपए है। ठीक है, समान अवधि और समान दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब राशि वही है, समय वही है, लेकिन अब की साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मैं ये आपको समझाने और बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि 11% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 23.21% होगा। बोले सर ये कैसे निकल आया? तो इसे आप AB रूल से भी निकाल सकते थे और रेशियो से भी निकाल सकते थे। कैसे? देखिए, अगर समय 2 साल का होता है तो CI का जो रेशियो होता है वो होता है 2 और 1 का। तो पहले साल तो हमें 11% ही इंटरेस्ट मिलेगा। हमने मूलधन अगर 100 मान लिया तो 100 का 11% क्या होगा? 11 होगा। और दूसरे साल जो होगा इस 11 का 11% मिलेगा, यानी कि 1.21%। तो यहाँ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22% और ये हो जाएगा 1.21%। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23.21% बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर बनेगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि 11% की दर से 2 वर्ष का CI जो होता है वो कितना होगा? 23.21%। एग्जाम में आपको ये लिखकर इस रिजल्ट तक पहुंचने पर जो समय लगता है या लिखना पड़ता है वो नहीं लिखना होगा। आप लिखोगे वो बात अलग की है, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस वैल्यू का मान हमारे पास दिया है 24,642। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और आपको क्या कह रहा था कि 11% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 11% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तो 22% होगा, यानी हमें 22% का मान निकालना। अब अगर ये मान हमको दिया है और 22% का मान हमको निकालना है, समान अवधि के लिए समान दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन होना चाहिए, क्योंकि इतना ब्याज यहाँ होगा और ये ऑप्शन जो दिए हैं इसमें बहुत अंतर होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, इसको आप सही कर लो, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, यानी ये जो राशि है वो हो जाएगी 123.21% की। और मेरे भाई अब आपको मान निकालना है अगर 22% का, तो मैं ये कह रहा हूं कि 22 जो है ना वो 11 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, यानी आंसर वो होना चाहिए जो 11 का मल्टीपल हो, क्योंकि 22% का मान निकालना है। तो 11 का मल्टीपल अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 11% एनुअल रेट फॉर द 2 years इज, ये है। ठीक है, लिखा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी दर पर उसी समय के लिए उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो साधारण ब्याज आएगा वो बहुत फिर कम दिखाई देगा। सारे के सारे ऑप्शन कम है, तो ये यही होगा। आप करके देखिए, 100% यही होगा। ठीक है, 22 दूनी 4400, यहाँ से 200 आएगा, 200 का गुणा 22 में करेंगे 4400 ही आएगा। मतलब ये मिश्र धन ही है, इसको कंफर्म कर लीजिए कि ये जो लिखी हुई राशि है ये मिश्र धन है। ठीक है, 100% तय। कहता है अगला सवाल में कि A, B, C, D और E तथा F का जो माध्य है वो 36 है, B, D, E और F का माध्य 28 है, तो A, C और E का माध्य क्या होगा? अब सुनो जरा, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्या। इन 6 संख्याओं का माध्य 36 है, तो इसका टोटल कितना होगा? 36 गुणे 6। अब 36 गुणे 6 देखें तो 216 होता है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। 3 संख्याओं का माध्य कितना है? तो आप बोलोगे 3 संख्याओं का माध्य तो 28 है, तो योगफल कितना होगा? 28 गुणे 3 यानी कि 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। अब 216 में से 84 घटाएंगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा, उसको 3 से भाग दे देंगे तो माध्य आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा अपने पास 2, यहाँ पे मिलेगा अपने पास 13। ये आ गया हमारे पास इन तीनों का योग। अब इन तीनों का योग अगर 132 है तो 3 संख्याएं थी, 3 से भाग देने पर 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी माध्य जो मिल जाएगा वो कितना मिलेगा? 44 मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। जितनी तेजी से कैलकुलेशन हो सकती है आपकी, उतनी तेजी से अगर आप करेंगे तो विश्वास मानिए समय बचेगा। कैलकुलेशन का बहुत महत्व होता है। अगले सवाल पर आता हूँ।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, रामू 25% वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों का भुगतान करने के बाद शेष राशि क्या होगी। अब इस सवाल को हमारे साथ आप समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से समझना है। देखो, अगर आपने 64,000 रुपये उधार लिए, किसी व्यक्ति ने 64,000 रुपये उधार लिए मान लीजिए, अब वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 25% पर साल का। 25% मतलब 1/4 का इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि 4 की चीज पर 1 का इंटरेस्ट दे रहा है। तो मिश्र धन कितना वापस करेगा भाई, 4 उधार लिया था, 1 उस पर ब्याज दिया, तो वापस कितना करेगा, 5/4। यानी उसे 64,000 का 5/4 वापस करना था 1 साल के अंत में। अब पहले साल के अंत में उसने सिर्फ 3200 रुपए का भुगतान किया, तो 3200 रुपए इससे कम हो जाएंगे। अब ये जो राशि है, इस राशि पर अगले साल फिर वो 25% इंटरेस्ट देगा, यानी फिर ये अपने 5/4 हो जाएगी है? फिर इसमें से 3200 रुपए का भुगतान हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, ये दूसरी किस्त हो गई। अब बची जो राशि है फिर से वो 5/4 हो जाएगी, और भाई आखिरी में इसमें फिर से 3200 रुपए का भुगतान हो जाएगा, तीसरी किस्त। तो इतना करने के बाद अब जो राशि बचेगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल क्यों कह रहे हैं सर इसको, सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए और उत्तर की तरफ पहुंचना है। देखो, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जो कि सभी के पास होगा थोड़ा सा, कि 12,800 और 12,500 ये दोनों बहुत छोटी राशियां हैं, इतना तो नहीं बच सकता। अगर हम 64,000 पर 25% का इंटरेस्ट खा रहे हैं, तो 1 साल में 16,000 इंटरेस्ट मिला, 80,000 हो गया। 80,000 में हमने 3200 का भुगतान किया, बची हुई राशि को हमने फिर 5/4 कर दिया, फिर उसमें 3200 का भुगतान कर दिया, फिर 5/4 किया, फिर 3200 का भुगतान किया। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये तो काम नहीं करेंगे। अब या तो 1,12,500 बचा होगा या फिर 1,12,800 बचा होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है 101%। ठीक, अब अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, हम सॉल्व करने पर हम क्या जानेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं इसका डीएस निकाल लेता हूं तो क्या होना चाहिए डीएस, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम डीएस निकालें तो डीएस क्या होना चाहिए। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे इसका डीएस अगर हम देखेंगे तो 6 और 4 10, यानी 1 आ जाएगा। 5/4 का डीएस, अगर नीचे 4 होता तो ऊपर 7 का गुणा कर लेते हैं, है ना। तो अगर इसको, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं कि जब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास, नहीं ठीक है वैसे ठीक है, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो ऊपर करेंगे 35 हो जाएगा, 35 गुणे 35 का डीएस 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डीएस 5 होगा, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास होगा 3 गुणे 5/4। ये नीचे फिर से 4 आ गया तो ऊपर फिर 7 का गुणा होगा, तो 7 पंजे 35, 35 गुणे 3 105। 105 का डीएस कितना हो जाएगा, 6। यानी यहां तक हम पहुंच गए डीएस 6 लेकर, और इसका डीएस फिर से 5 है। अब हमारे पास क्या आया, 1 आया। फिर से इसमें 5/4 का गुणा हुआ, यानी नीचे 7 ऊपर 7 का गुणा, नीचे 7 होगा तो काम खत्म हो जाएगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35 एकम 35, यानी डीएस फिर से हमारे पास यहाँ से आया 8। 8 में से 5 फिर घटा देंगे, यानी फाइनल डीएस हमारे पास क्या दिखाई देगा, 3। इन दोनों ऑप्शन में वो ऑप्शन डीएस होना चाहिए जिसका डीएस 3 बनता है। अब किसका डीएस 3 बनता है ये चेक कर लो। 5 2 7, 7 2 9, इसका डीएस तो 3 नहीं बन रहा है। 8 2 10, 10 1 11, 11 और 1 12, इसका डीएस 3 बन रहा है। तो 100% तय हो गया कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर। तो मतलब ये सवाल भी है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको किसका यूज कर लेना है, डिजिट सम का। और जिन बच्चों ने डिजिट सम को नहीं पढ़ा है, या उन्हें ये लगता है कि ऐसे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डिजिट सम से चुटकियों में हो सकती हैं, तो इसी चैनल पर अपने मैथ बाय अनुराग दीक्षित, जो आपका अपना चैनल है, इस पर डिजिट सम की एक कंप्लीट क्लास पढ़ी है। आप इसी चैनल पर आना, लिखना डिजिटल सम बाय अनुराग दीक्षित, तो आपको एक क्लास मिल जाएगी। उस क्लास को पूरा देखना, तो डिजिटल सम आपको इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है सीआई पे, बहुत काम आएगा। एग्जाम में भी, मॉक टेस्ट देते हो यहाँ पे भी, और सिर्फ एनटीपीसी के एग्जाम में ही क्यों,
आगे जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी हो, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ठीक है, जिसने जिसने नहीं देखा उन सब के लिए कह रहा हूं बच्चों। ये हमारा जो है मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, लाइफ टाइम वैलिडिटी और कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में मिलेगी। अब ये ऑफर बहुत जल्दी, लिमिटेड ऑफर है, बहुत जल्दी अब समाप्त होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया, और मैं इसमें एक चीज की गारंटी और बोल रहा हूँ कि अगले 5 वर्षों तक जितने भी एग्जाम होंगे इस कोर्स से आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट लाइफ टाइम वैलिडिटी और टेस्ट सीरीज के साथ है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जानकारी के लिए आप हमें सपोर्ट के नंबर 8574389172 पे जानकारी के लिए मैसेज या कॉल कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, पूरा सही से पढ़ते हैं, और फिर अगर कोई एग्जाम देते हैं और उसमें आपका मैथ का सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं आपको पूरी फीस रिफंड करने का भी वादा करता हूं। और ये वादा आज से नहीं, जब से शुरू किया है तब से है। लगभग 200 प्लस बच्चों के एडमिशन इस बैच में है। पहले ये 99 रुपए का था, पहले इसकी कीमत 99 थी, लिमिटेड ऑफर। अभी फिलहाल 149 है, आगे बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए। दो बिंदुओं x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 इकाई है, x के संभावित मान क्या होंगे, यानी x जो होगा उसके दो मान होंगे, कौन कौन से। अब ये सवाल क्या है ना, ये सवाल बच्चा जब करता है तो अपना मतलब अलग ही ढंग से करता है। वो पूरा फॉर्मूला लगाएगा, फिर स्क्वायर करेगा, फिर अपना काम करेगा। फॉर्मूला आपको याद होगा, तो मतलब जो दूरी है उसका वर्ग करेंगे तो दूरी का वर्ग करने पर 100 आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या होगा कि x1 माइनस x2 होगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ पर y2 माइनस y1 होगा, 15 माइनस 7 यानी कि 8 का होल स्क्वायर होगा। करेक्ट, सुनिएगा ध्यान से। 100 किन दो संख्याओं के वर्गों से मिलकर बनता है, तो आपका जवाब होगा, अगर हम 100 की बात करते हैं तो ये ट्रिपलेट में आता है सर, ये 36 और 64 के योग से बनता है। 36 6 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है। अब यहां पर 8 का वर्ग मेरे पास फिक्स हो गया। इस 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हमको 6 का वर्ग बनाना है, यानी 1 माइनस एक्स का मान 6 होना चाहिए। अब किन किन कंडीशन पर 1 माइनस एक्स का मान 6 हो सकता है, ये आपको देखना है। किन किन कंडीशन पे। 6 का स्क्वायर 36, अगर हम x का मान मान लीजिए यहाँ 7 रखते हैं, तो 7 में से 1 घटता 6 बचता, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता। ये भी काम ठीक था कि हाँ सर ये हो सकता था। दूसरी बात, अगर मैं x का मान -5 रखता, तो -5 जब यहाँ रखते x की जगह तो ये +5 हो जाता, और 5 और 1 6 मिल जाता, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता। यानी x के दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, 7 और -5। अब ये जहां लिखे हैं, जिस ऑप्शन में लिखे हैं वो आपका आंसर। 7 और -5 किस ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन नंबर डी में लिखा था, ये आपका आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है, इतने आसान ढंग से इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, दो लड़के हैं ऋषि और वामसी, एक ही समय पर लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की जो गति है वो वामसी की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत अपनी वापसी की यात्रा शुरू करता है, और वापसी के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रानी से मिलता है। यहाँ रानी कहाँ से आ गई, चलो आ गई तो आ गई, रानी से मिलता है। रानी की गति ज्ञात करनी है। अब जरा समझना, दो लड़के हैं हमारे पास, ये हो गया लड़का 1, यानी कि नाम क्या था भाई इसका, ऋषि। तो ये ऋषि हो गया और ये वामसी हो गया। एक ही समय पर यहां से लखनऊ से एक ही समय पर चले कानपुर के लिए, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी जो बोली गई है वो बोली गई है कि ये दूरी जो है वो 95 किलोमीटर की है। यहां से लखनऊ से इस कानपुर की जो दूरी है वो 95 किलोमीटर दूरी है। ऋषि भी लखनऊ से कानपुर जा रहा है और वामसी भी लखनऊ से कानपुर ही जा रहा है। अब सुनो होता क्या है, ऋषि जो है, ऋषि की आप बात कर रहे हैं, ऋषि की गति वामसी की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वामसी की गति ज्यादा है। ये वामसी क्या है कि देखना ध्यान से, ये वामसी कानपुर पहुंच जाता है ऐसे, और पहुंचकर तुरंत वापस आता है, और वापसी के समय जब यहां तक आ जाता है, यानी कि 25 किलोमीटर जब चलकर ये यहां तक आता है वापसी में 25 किलोमीटर, तब
इस स्थान पर यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रानी से या ऋषि से, जिसको भी नाम रख लो, रानी ऋषि एक ही बात है। मान लो यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रानी से, रानी इस तरफ जा रही होती है और ये वामसी इस तरफ आ रहा होता है। मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि जितने समय में वामसी यहां से चला, यहां पहुंचा और फिर वापस यहां तक आ गया, जितने समय में, ठीक है, उतने समय में रानी सिर्फ यहां से यहां तक पहुंच पाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वामसी की गति इनसे ज्यादा थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब ऐसा होता है, आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को जब पढ़ा होगा, जब उसमें ये पता हो कि टाइम कांस्टेंट रहता है, क्या हो जाता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तय की गई जो स्पीड होगी वही उसी का रेशियो उनकी तय की गई दूरियों के बराबर होता है। जो स्पीड का रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके द्वारा तय की गई दूरियों के रेशियो के बराबर। या आप ये कह सकते हो तय की गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनकी स्पीड के रेशियो के, उल्टा सीधा एक बराबर। ठीक, तो अब इनके द्वारा तय की गई दूरियां क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। भाई वामसी ने कितनी दूरी तय की होगी, पहले तो 95 ये कवर किया होगा और फिर 25 और कवर किया होगा, तो 95 और 25 यानी वामसी ने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ ऋषि या रानी जिसको भी लेना चाहते हो, मान लो हम रानी की बात कर लेते हैं, रानी ने 95 किलोमीटर में भी अभी 25 किलोमीटर बाकी था, यानी कि इनकी जो तय की गई दूरी होगी वो 95 माइनस 25 होगी, यानी कि इनके द्वारा तय की गई दूरी होगी 70 किलोमीटर। तो इनकी जो तय की गई दूरियां हैं उन दूरियों का जो अनुपात होगा वो हमारे पास 7 और 12 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। ये रानी के द्वारा तय की गई दूरी, ये वामसी के द्वारा तय की गई दूरी, और दोनों में अंतर 5 का है, ये भी कहा गया था। वामसी की गति रानी की या ऋषि की गति से 5 किलोमीटर ज्यादा है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर अंतर भी 5 आ रहा है तो वामसी की जो गति होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और रानी की जो गति होगी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब सवाल ये था कि रानी की गति ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे रानी की गति जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे सवाल अच्छे सवाल की कैटेगरी में गिने जाते हैं, मैं इसमें स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, इसको आप नोट करिएगा। और ये अच्छा सवाल है भाई, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो ये यूज होता है ना, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको कैसा लगा आप भी जरूर बताना, कमेंट बॉक्स इसीलिए खाली और आपका इंतजार, आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता है, आपके मोहब्बत भरे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट का। ठीक है, चलिए 117 नंबर सवाल पर आते हैं। एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, ये तो सवाल बहुत ही सरल है मेरे ख्याल से। कैसे भाई पूछ रहा है एक्स और वाई का मान क्या है, तो ये जो भी ऑप्शन दिए हैं एक्स और वाई का मान पुट डाउन करके अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं ऐसे तो अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 का x माइनस 5y का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा, इसको इस तरफ जब ले आओगे तो x माइनस 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा और 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 5y के बराबर। और अगर ऐसा हो गया तो x बटे वाई यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। और ये आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, सवाल नंबर अगले पर आ जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सवाल दिया है और इस सवाल में हमसे पूछ दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, देखो सारे ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, 33 दशमलव ये भी कुछ है, 33 दशमलव ये भी है, 33 दशमलव ये भी और 33 दशमलव ये भी है, सारे ऑप्शन बड़े क्लोज हैं। तो ऐसे में क्या करें, पहले जो प्लस वाली वैल्यू उन पर अपनी नजर लगाते हैं। तो 42.425, 6.526 और 0.098, ये जो प्लस वाले हैं इसमें इकाई का अंक अगर देखें तो 6, 5, 11 और 8, 19 होना चाहिए। ठीक, 19 होना चाहिए। अब जब घटाएंगे तो हमारे पास घटाने के लिए ये है और इसमें 0.2 अंक पर है तो एक जीरो अपने आप से बढ़ा लेते हैं। तो घटाने पर जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर 0 घटेगा ना, यानी जो भी आंसर होगा उसकी इकाई का अंक तो 9 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 9 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सिर्फ इकाई का अंक 9 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से देखें और यूनिट डिजिट से देखने के बाद सॉल्व कर लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का होगा डिजिट सम। जैसे अगर हम सभी का डिजिट सम निकाल के लिखने लगे, इसका डिजिट सम जैसे अगर लिखे 5, 4, 9 खत्म हो जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा।
यहाँ पर डिजिट सम अगर हम निकाल कर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 का डिजिट सम हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 5 3 8 1 9 खत्म हो जाएगा, डिजिट सम 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर डिजिट सम 9 खत्म होकर 8। इससे तो ये कैंसिल हो गया, 8 8 16, 16 का मतलब डिजिट सम क्या होगा, 7 होगा। अब वो ऑप्शन चेक करें जिसका डिजिट सम 7 हो जाए। तो अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, तो 3 3 6, 6 3 9 तो ये खत्म, 8 4 12, 12 का डिजिट सम 3 है, ये आंसर नहीं है। दूसरे पर अगर देखें तो 6 3 9 खत्म, 8 3 11, 3 14, इसका डिजिट सम 5 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसको देखें तो 6 3 9 खत्म, 8 7 15 और 3 18, 18 का डिजिट सम 9 है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमें तो 7 चाहिए था, तो वो इसी ऑप्शन में आएगा, चेक कर लो आप चाहो तो। भाई 7 3 10, 10 6 16, 16 का डिजिट सम 7। तो आप डीएस से भी लगा सकते थे इस सवाल को और यूनिट डिजिट से भी लगा सकते थे। सजेशन ये है कि बच्चों की तरीके इस सवाल को अलग अलग जोड़ना और घटाना नहीं, वैसे वैसे मत करना, ठीक है। ये छोटा सा सजेशन है, मान लेना इस बात को, एग्जाम में बहुत काम आएगा। कह रहा है बिंदु 0,2 और 1,-3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई दो बिंदु जहां उनको दिखाई देंगे वो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपना काम बनाएंगे। बोलेंगे सर y माइनस y1, फॉर्मूले से बता रहा हूं, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में होगा x माइनस x1। बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा, इस फॉर्मूले में यहाँ पर मान रखेगा और फिर आंसर निकालेगा और फिर खुश होके कहेगा कि अरे मेरा तो सही हो गया। सही हो गया मानते हैं, लेकिन समय कितना ज्यादा लग गया वो ध्यान है। बोले सर इसको बिना फॉर्मूले के लगाने का तरीका, हाँ है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई ये लाइन जाती है और इस लाइन पर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दो लाइनें जा रही, दो बिंदु है यहाँ पर। 1 मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है। ये दो बिंदु है यहाँ, तो ये दोनों बिंदु अगर इस लाइन पर हैं तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ है ना, बोले हाँ सर। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो बिंदु है वो दोनों बिंदु दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर। तो अगर हम पहले बिंदु को उठा के ले चले जिसमें x 0 है y 2 है, यानी x का मान 0 और y का मान 2 रखने पर वो राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर हो जाए, यही काम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर हम 0 रखते हैं x का मान तो ये खत्म हो जाएगा, y का मान रखेंगे 2, 2 माइनस 2 0, यानी कि पहला बिंदु इस रेखा के समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है। क्या दूसरा बिंदु भी इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? 1,-3, इसको भी चेक कर लीजिए। 1 रखेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। -3 रखेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। -2 अपने पास पहले से था और बराबर 0 के होगा, बोलोगे हाँ। यानी कि ये बिंदु और ये कोऑर्डिनेट दोनों हमारे पास पहले समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपना ये पहला ही आंसर हो गया। अब हमें आगे के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन आंसर होता है। क्या कहते हैं, क्लियर है मेरी बात? तो ये आपको फॉर्मूले वगैरह में मान रख के आंसर निकालने की जद्दोजहद से छुटकारा मिलेगा। अभी फिलहाल मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक क्लास ली थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट क्लास, और उसमें कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे जो कि एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसको भी देख लेना, और बड़ी मजेदार क्लास है, आप बहुत कुछ नया सीखोगे, ये गारंटी। ये प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, हम अगले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं, कोशिश कर लेना, नहीं आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स खाली रहता है। अगला सवाल, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मतलब वृत्त की जो परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, और अगर यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? ये तो बहुत सरल हो गया, 44 होगी। कैसे, मैं बताता हूँ, सुनने। देखो, अगर वृत्त की त्रिज्या, मैंने आपको सर्किल का गोल्डन कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होती है तो उस वृत्त की जो परिधि होती है वो 44 सेंटीमीटर होती है। अब हम जितने का गुणा इसकी त्रिज्या में करेंगे उतने का ही गुणा इसकी जो है परिधि में भी होगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर ये त्रिज्या 21 दी है तो इसका मतलब 7 में 3 का गुणा होके 21 आया होगा, तो यहाँ परिधि कितनी हो जाएगी? 44 में 3 का गुणा करने पर हमारे पास इसकी परिधि 44 गुणे 3 कह सकते हो या 132 कह सकते हो, ये हो जाएगी। और जितनी वृत्त की परिधि है उतना ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। समबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।
तो मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी 3 × s, और परिधि इसकी क्या आई थी 44 × 3। तो भाई 3 से 3 का काम तो खत्म हो गया, तो s बराबर यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 44 आ गई। और यही आपसे कहा गया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो क्या बोलोगे 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात थी, साधारण सी बात थी। ठीक, कोई भी टाइम वेस्टेज के बगैर आप सवालों को सीख रहे हो, देख रहे हो मजेदार ढंग से। कह रहा 52 पत्तों के एक पैकेट में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, क्या संभावना है कि उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला हो। ये सवाल भी प्रोबेबिलिटी का है। देखिए क्या है, ताश के पैक में टोटल 52 पत्ते होते हैं और इसमें से 2 पत्ते निकाले जाने हैं, तो 52 C2 ढंग से 2 पत्ते निकल जाएंगे, बोलोगे हाँ। अब एक चीज आप समझो कि इन 52 पत्तों के ताश के पूरे पैकेट में 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं और 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो काले होते हैं। और इसमें से एक या तो लाल हो और एक काला हो, या नहीं बोला है कि एक लाल हो और एक काला हो, मतलब 2 निकलते हैं तो 2 में से एक लाल होना चाहिए, एक काला होना चाहिए, या नहीं बोला गया है और बोला गया है, इस बात को समझना है। तो जब आप लाल पत्ता निकालोगे तो 26 में से एक में से निकलेगा, यानी 26C1 से निकलेगा। अभी और लगा है तो बीच में गुणा, काला पत्ता निकलेगा तो वो भी 26 से निकलेगा, तो 26C1 तरीका ये भी होगा। और भाई एक चीज को याद रखो कि आप कभी भी अगर देखना कि आपके पास NC1 दिया है तो NC1 का मान होता है n, और कभी भी आपके पास NC2 दिया है तो NC2 का मान क्या होगा N(n-1)/2 होता है। क्या होता है N(n-1)/2 होता है। तो अगर मैं ऊपर 26C1 देखूंगा तो हमारे पास 26 ही आएगा, दूसरे बारी में भी 26 आएगा। यहाँ पर 52C2 देखूंगा तो क्या आएगा 52, 52 में से एक कम करेंगे 51 और बटे में 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 से अगर हम इसको काट लेंगे तो 26 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर हम 52 की जगह क्या लिखते हैं 26, और एक 26 से एक 26 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 26/51। इसका मतलब इस सवाल में जो संभावना, जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो कितनी होगी 51 में से 26 की, यानी आंसर क्या बनेगा 26/51। पहले ही है 26/51। क्लियर है मेरी बात। ये बात को बहुत अच्छे से समझना था आपको, प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाएगी। सवाल नंबर नेक्स्ट। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। वह सोचता है कि फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा वो सोच रहा है। इस बिक्री पर उसे वास्तविक लाभ का परसेंट क्या होगा, मतलब उसका जो सही में लाभ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अपने सामान पर लागत मूल्य से 50% अंकित किया, तो हमने कहा अगर क्रय मूल्य लागत मूल्य 100 है, 50% अगर अधिक अंकित करके लिख दें तो 150 लिख देंगे, और इस अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी दे देते हैं। जो अंकित मूल्य है इस पर 25% की छूट देंगे तो वस्तु बिकेगी कितनी, 150 पर 25% की छूट दिए तो 75% की बिकेगी, यानी कि 3/4 की बिकेगी, बोलोगे हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें सब में 4 का गुणा कर दूं तो हमारे पास मामले थोड़े से सरल हो जाएंगे, सरल भाषा में हो जाएंगे। तो 400 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 150 × 3 450 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये सिंपल बन गया, भिन्न गिन्न खत्म हो गई। वो सोचता है कि इस पर भी उसे अभी भी 25% का लाभ हुआ है, तो इस बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ का परसेंट क्या है। तो मान लो कि अगर वो ये सोच रहा है कि इसी पर उसे वस्तु बेची गई है 450, और खरीदी कितने की गई थी 400 की, तो अगर इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे 50 से काटकर तो ये 8 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो अब चीज 8 से 9 की जब होगी तो प्रॉफिट 1 का होगा ना, किस पर 8 पर, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5% का प्रॉफिट होगा। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5% का प्रॉफिट होगा, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो 1/8 का होगा, जो कि किसके बराबर है 12.5%। तो ये सवाल बन जाएगा। क्लियर है बात को, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, पढ़िए और एक बार कोशिश करिए इस प्रश्न के लिए आप क्या उत्तर देंगे, ठीक है, कोशिश करिए।
इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या आएगा? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा सत्य है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है वो एक विषम संख्या होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में दो भी आता है, और दो दुनिया की केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या। टू इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। दो दुनिया की केवल एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो सारी विषम होती हैं। लेकिन अभी यहां पर यह कहना कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, गलत है। अगर ये बोला जाता कि दो को छोड़कर प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती तो सही होता। तो फिलहाल ये ऑप्शन तो हो गया गलत, यानी एक तो सही नहीं होगा, पहला तो सही नहीं होगा, और अगर पहला सही नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा इन दोनों में से कोई। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट की किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होती है। ये भी गलत हो जाएगा कि भाई अगर हम दो ले लेते हैं एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 हमारे पास कैसी होगी? एक सम संख्या होगी। तो ये कहना कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो विषम संख्या होती, गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या होगा कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब माना जाएगा। क्लियर होगी बात? अगला सवाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये कैसे लिखा है? हिंदी में पढ़ लो। कह रहा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो? यानी हमारे पास दो प्रकार के मिश्रण हैं, पहला और दूसरा। समझना, पहले मिश्रण की मात्रा है 36 लीटर और इसमें जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो 25% का है। दूसरे मिश्रण की मात्रा का हमें पता करना है जो इसमें मिलाई जानी है, और इसमें कंसंट्रेशन जो है वो हमारा जो है कितना है? 80%। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 20, और यहाँ से अगर हम इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 35 और हो जाएगा। 5 से काटने पर ये 4 दे देगा, 5 से काटने पर ये 7 दे देगा। अब देखो जरा, इस 4 का मान कितने गुना हो रहा है? 36, यानी कि 9 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर इस 7 की वैल्यू जो x होगी वो भी इसका कितने गुना होगी? 9 गुना, और 9 सत्ते कितना होगा? 63। यानी कि कितने लीटर उसको मिलाया जाना चाहिए? तो 63 लीटर मिलाया जाना चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी से 50% कार्यकुशल है। सी एक दिन में ए और बी के द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। सी अकेले किसी काम को पूरा करने में 40 दिन लेता है। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले ये बोला गया कि ए जो है वो बी से 50% कार्यकुशल है, यानी कि ए और बी की जो क्षमताओं के बीच का रेशियो है वो 1 और 2 होगा। इस ए और 2 को हम 2 और 4 कर लेते हैं। ठीक, अब सी जो है ए और बी के द्वारा किए गए कुल काम का आधा काम करता है। ये दोनों मिलकर अगर 6 काम करेंगे तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। सी कितना काम करेगा? 3। इन दोनों का आधा एक पूर्णांक हो, इसलिए हमने इसे 2 और 1 की जगह 4 और 2 कर दिया। अब मेरी बात समझ पाए क्यों किया? कह रहा सी अकेले किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या बनेगा कि सी अगर किसी काम को 40 दिन में कर लेता है और एक दिन में 3 काम कर रहा है तो टोटल काम ये बनेगा। अब इस काम को तीनों के द्वारा मिलकर करना है, तो 3 और 4 7 और 2 9 के हिसाब से करना है। तो 40 × 3 बटे अगर हम 9 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 40/3 दिन का आंसर हो जाएगा। और 40/3 दिन का मतलब 13 से 1/3 भी लिख सकते हो अगर होगा तो। 13 से 1/3 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए आंसर। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए का मान सी के मान से 12 ज्यादा है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में ए का मान सी के मान से 12 अधिक है।
एंगल ए इज 12 ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सी, सी के मान से 12 ज्यादा है, ठीक है। और बी का मान सी के मान का 4 गुना है, तो कोण ए बी सी क्या होंगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। अगर कोण ए का मान सी के मान से 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर कोण ए का मान सी के मान से 22 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर कोण ए का मान सी के मान से 12 ज्यादा है, यहाँ पे भी कोण ए का मान सी के मान से 12 ज्यादा, और यहाँ पे भी कोण ए का मान जो है वो सी के मान से 12 ज्यादा है। अगला पॉइंट ये बोला था बी का जो मान है वो सी के मान का 4 गुना है, तो यहाँ पर जो बी का मान है वो सी के मान का 4 गुना नहीं है, यहाँ पर बी का मान सी के मान का 4 गुना, और यहाँ पे भी बी का जो मान है वो सी के मान का 4 गुना है। तो बोले अब सर ये दोनों ऑप्शन हमारी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो सही जवाब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 1 मिनट देना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। अब हमें 180 कहाँ मिलेगा ये देख लेते हैं। 12, 28, 40, 40, 40, 180। यहाँ पर अगर हम गिनते हैं तो 3, 2, 5, 5, 10 तो ये हो जाएगा, 9, 2, 11, 3, 14, 14 और 1, 15, यानी कि यहाँ से 180 तो नहीं मिल रहा है, 180 तो यहाँ से मिल रहा है, तो ये अपना आंसर बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये भी तो देखोगे तभी तो त्रिभुज पॉसिबल होगा, हाँ या ना। ये कौन देखेगा। अगला सवाल, एक दुकानदार सामान खरीदते और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, जब उसे अंततः पकड़ा और दंडित किया जाता है तो उसे कितने % का लाभ हुआ। देखो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो रेलवे में अक्सर इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। कंफ्यूजन की स्थिति इतनी होती है कि इसका असल आंसर कुछ और होता है और जो पेपर में आंसर सही माना जाता है वो कुछ और होता है। असल आंसर 22 सही कुछ होता है और पेपर में जो आंसर माना जाता है वो 21% होता है। पेपर वाला आंसर कैसे निकलता है कि खरीदते और बेचते समय दोनों समय 10% की धोखाधड़ी, तो 10% खरीदते समय धोखाधड़ी किया, 10% उसने बेचते समय धोखाधड़ी किया, तो 10 गुणे 10/100। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा कि उसे टोटल जो लाभ होगा वो 21% का होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। सही कैसे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की, एक्चुअल उसका दाम 100 रुपए। अब आप दुकानदार हैं, आप थोक विक्रेता के पास इसको खरीदने गए। थोक विक्रेता के पास जब आप इसको खरीदने गए तो 100 रुपए की चीज को आपने उसको बातों में उलझाकर 90 रुपए का खरीद लिया। 10% की धोखाधड़ी यहां पर आपने कर ली। 10% की धोखाधड़ी आपने यहां पर कर ली। अब सबको ये बात मालूम है कि चीज एक्चुअल में 100 रुपए की है, लेकिन आप धोखाधड़ी करके 90 रुपए की खरीद के लाए हो, ये सिर्फ आपको पता है। अब आपके दुकान पे कस्टमर आया, उसने कहा भाई साहब वो वाली चीज दे दो, तो आप क्या बोले कि भैया ये है तो 100 रुपए की, लेकिन अब चूंकि कहीं नहीं मिल रही है इसलिए मैं आपको दूंगा यहाँ पर 10% धोखाधड़ी करके 110 रुपए। ये धोखाधड़ी, यानी जो चीज 100 रुपए की थी उसे आप खरीद कर तो लाए हो 90 की, लेकिन जब बेच रहे हो तो कितने की बेच रहे हो, 110 की। तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, यानी 9 से 11 की बेच रहे हो तो 2/9 हो जाएगा, और 2/9 का मतलब होता है 22 सही, 2/9% का एक्चुअल लाभ होगा। ये सवाल का मामला बनता है, ठीक है। तो अगर आप पेपर के हिसाब से देखते हो तो 21% लगा देना, और अगर सवाल के ऑप्शन में 21% भी हो और 22 सही 2/9% भी हो, दोनों ऑप्शन, तो फिर आप लगाना 22 सही 2/9, तब 21 मत लगा देना, ठीक। अगर सिर्फ 21 हो तो सिर्फ 21 लगा देना, सिर्फ 22 सही 2/9 हो तो सिर्फ 22 सही 2/9 लगाना। लेकिन अगर दोनों होते हैं, 21 भी हो 22 सही 2/9 भी हो, तो आंसर क्या लगाओगे, 22 सही 2/9% का। ये याद रखना बात, ठीक है। चलिए जी, निम्नलिखित आंकड़ों के समूह में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी हमें तीनों चीजें चाहिए, माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी, ये तीनों चीजें चाहिए इस उसमें। तो अगर हम बहुलक की बात करें, यानी यहाँ पर मोड की बात करें, मोड, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है ये देखते हैं। बहुलक की बात करें तो सबसे ज्यादा बार कौन सा वो रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 5, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6, 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। यानी अगर 2 को देखें तो 1 बार, 2 बार और 2 बार 2 है, ठीक है। 5 अगर देखें तो 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, 1 और 2 बार 2 है, ठीक है।
तीन कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार तीन है, चार दो बार है, छह दो बार है, पांच दो बार है, यानी बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक यानी मॉड हो जाएगा तीन। अब अगर हम इसका मीन निकाल लेते हैं यानी माध्य निकाल लेते हैं कि सभी का औसत क्या बनेगा, तो माध्य क्या होगा वो देख लेते हैं। सभी को जोड़कर इनकी संख्याओं की संख्या से भाग देना है। कितनी संख्याएं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दस और तीन 13 संख्याएं। सभी को जोड़कर आएगा कितना? पाँच चार नौ तीन 12, 12 8 20, छः 26, छः 32, चार 36, तीन 39, दो 41, पाँच 46, तीन 49, दो 51 और एक 52। 52/13 का मतलब 4 हो जाएगा। माध्य हो गया 4। अब हम निकालते हैं माध्यिका। 13 पद थे, 13 पद में जो 7वां पद होगा वो इसकी माध्यिका। लिखने की जरूरत तो है नहीं ना। अब 7वां पद कौन सा होगा? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, अब 3 आएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। कितने पद होगा? 3, 2 5 और एक 6 होगा। अब 4 आएगा, यानी जो माध्यिका होगा वो 7वां पद होगा। मीडियन हो गई 7, 4। मीडियन क्या हो गई इस सवाल में? 4 हो गई, मीडियन भी 4। अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। सही वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहा कौन सा विकल्प गलत है, आपको वो गलत वाले की चुनाव करना है। कह रहा माध्य जो है वो बहुलक के बराबर है। माध्य बहुलक के बराबर है? नहीं है, यही गलत है, यही गलत का चुनाव करना था। बाकी चेक कर लो। माध्य जो है वो माध्यिका के बराबर है सर। माध्यिका बहुलक से बड़ी है सर, ये भी सही है, ये भी सही है। बहुलक माध्य से छोटा है, बहुलक माध्य से छोटा है सर। मतलब ये तीनों विकल्प जो है वो सही है। तो गलत वाला विकल्प तो पहले ही मिल गया, तो आंसर क्या बनेगा? क्योंकि हमें गलत विकल्प ही चुनना था, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कह रहा 15 डिग्री के कोण पूरक कोण और 125 डिग्री के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात करो। तो 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? भाई पूरक कोणों में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक 15 है तो दूसरा क्या होगा? 75 होगा। तो 15 का पूरक कोण हो गया 75, और 125 का समपूरक क्या होगा? दो समपूरक कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो इसमें से अगर एक 125 है तो दूसरा 55 होगा, तभी हो पाएगा। तो जो पूरक कोण मिला वो 75 मिल गया, जो समपूरक कोण मिला वो 55 मिल गया। अब इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो इन दोनों का योगफल 130 डिग्री आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। 130 का मतलब ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। चलिए जी, सेक इनवर्स नहीं कॉस, फिर ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, जबकि मॉड ऑफ एक्स जो है वो एक से बड़ा है या एक से बड़ा बराबर है। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि जो x है उसमें मॉडुलस लगा है, यानी कि ये धनात्मक है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, यानी x का मान या तो एक के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ये कंडीशन है। अब आप एक चीज को समझ लीजिए ध्यान से, मान लीजिए, जान लीजिए, कभी भी अगर आपको सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये कंडीशन दी हो जोड़कर, और साथ ही साथ ये बताया गया हो कि मॉड ऑफ x का मान या तो एक से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, तो ये हमेशा π/2 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो गई, ये 90 सॉरी ये वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो गई, π/2 के बराबर हो गई, तो हमारे पास बाहर क्या बचेगा? कॉस, और इसका मान तो चूंकि π/2 है तो π/2, तो कॉस π/2 यानी 90 डिग्री का मान तो 0 हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जवाब। बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल। 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और फिर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अगर मैं 4% की दर से वार्षिक रूप से 5000 पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालू, तो 5000 का 4% 200 होगा, यानी अगले वर्ष जो होगा वो 200 का आधा यानी 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ इसका 4% और मिलेगा, यानी 4 और मिलेगा। तो जब हम वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 304 आ जाएगा। और अगर हम इसी को अर्धवार्षिक रूप से निकालते हैं तो अर्धवार्षिक रूप में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आधी, यानी कि 2%, और समय हो जाएगा दुगना, यानी कि 3। अब 3 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है वो होता है 3-3-1 का। तो 5000 का 2% कितना होगा? तो आप बोलोगे 5000 का 2% 100 होगा।
100 का 2% कितना होगा? 2 होगा, और 2 का 2% क्या होगा? 0.04 होगा। तो अगर मैं यहां पर ब्याज निकालता हूं तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 306.04 बनेगा। क्या बनेगा? 306.04। इसका गुणा 300, इसका गुणा 6, इसका दशमलव गुणा 0.04। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर पूछा गया है, ये अंतर तो अब आपको दिख रहा होगा ना, ये अंतर 2.04 का है। कितने का है? 2.04 का ये अंतर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल नंबर 133 क्या कहता है? कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है, ठीक है, और समान समांतर रेखाओं के बीच में निर्मित भी है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? ये तो डायरेक्ट थ्योरम है, ये तो सीधे सीधे प्रमेय पूछ दी गई थी। मतलब कहने का ये है कि एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास हो गया समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज जिस आधार पर है, इसी आधार पर इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में एक हमारे पास त्रिभुज भी बना है, ये हमारे पास त्रिभुज भी बन गया। तो आपसे कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कौन सा हिस्सा, मैं बताता हूं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो हिस्सा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा होगा। तो मान लीजिए कि अगर समांतर चतुर्भुज आपके पास ABCD है, ये डायरेक्ट थ्योरम होती है, और त्रिभुज को हमने यहाँ पर E मान लिया, तो ये जो त्रिभुज होगा ना AEB, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा? आधा। ये डायरेक्ट थ्योरम होती है, इसको याद रखिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3 नहीं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सी और डी को चेक मत करिए, क्योंकि जो सही हो गया अब उसके बाद आगे को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 350 रुपए में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपए में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब अगर हम इसी सवाल को देखें तो सब खट से पता चल जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य 200 होगा। क्यों? मैंने आपको हमेशा बोला था ऐसे सवालों में याद रखने वाली बात है कि जब भी ऐसे सवाल हो तो दोनों विक्रय मूल्य का आप अंतर ले लीजिए, तो इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा 10। अब मान लो कि यहाँ पर x% लाभ होता है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो x + 5% होगा, 5% ज्यादा था। तो जो लाभ हुआ है, अगर दोनों जगह लाभ है तो उसका भी अंतर ले लीजिए, तो लाभों का अंतर क्या हो गया? 5%। अब 5% का मान अगर क्या नाम है 10 है, आप मुझे बताओ कि 1% का मान क्या 2 होगा? और 1% का मान अगर 2 हुआ तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू तो 200 हो जाएगी, यानी 200 100% को रिप्रेजेंट कर देगा। और कोई भी चीज अपने आप में जो CP होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%, उसका मान निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये सवाल देखिए। एक संख्या को, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और दूसरी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है, ठीक है। तो x + y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इन्हीं के जो रिमाइंडर बचे हैं उसी को जोड़ देते हैं, काम हो जाता है। मतलब इस सवाल को समझना, सवाल ये कह रहा है कि अगर हम 7 से एक संख्या को हम 7 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए x को 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर शेषफल 1 बचता है। अब ये कितनी बार डिवाइड हुआ ये तो हमें नहीं पता, मान लीजिए q बार डिवाइड हुआ है, तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 7q + 1 आ जाएगा, है ना। और फिर 7 से हम दूसरी संख्या y को भी डिवाइड करते हैं। अब ये कितनी बार डिवाइड हुआ? मैंने कहा r बार डिवाइड हुआ है। और यहाँ पर शेषफल कितना बचा है भाई? यहाँ पर शेषफल 2 बचा है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ से y का मान आ जाएगा 7r + 2 आ जाएगा। अब कह रहा है x + y को अगर 7 से डिवाइड करें, तो अगर मैं x + y करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो हमारे पास 7 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा r + q, और इधर जो शेषफल होगा 1 + 2 मिलकर 3 हो जाएगा। अगर मैं ये जो हमारे पास x + y आई है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास क्या होगा? 7 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू तो 7 से कट जाएगी, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये तो बचा रहेगा ना। और ये जब बचा रहेगा और 7 से छोटा है, तो शेषफल 3 ही रहेगा। तो जब कभी ऐसा सवाल हो कि दो अलग अलग संख्याओं को एक ही संख्या से डिवाइड करके कुछ अलग अलग शेषफल आते हैं, और फिर ये कहा जाए कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर सेम डिवाइजर से अगर डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा?
तो इनके जो शेषफल होते हैं ना, डायरेक्ट इनको जोड़कर आप आंसर दे सकते हैं। इनके जो शेषफल होंगे डायरेक्ट इनको जोड़कर आंसर दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों शेषफल को जोड़ने पर, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ शेषफल ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ शेषफल ऐसा होता है कि 7 से बड़ा हो जाता है, मान लो 11 बनता है, तो फिर 11 को दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 4। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। 5 वर्गों की जो परिधि है, मतलब परिधि का मतलब परिमाप, वो है 24, 32, 40, 76 और 80। दूसरे वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अच्छा ठीक है, तो जिस वर्ग की परिधि 24 है उसकी भुजा 6 होगी, और अगर इस भुजा 6 होगी तो क्षेत्रफल 36 होगा। जिस वर्ग की परिधि 32 है उसकी भुजा 8 होगी, 8 होगी तो क्षेत्रफल 64 होगा। और जिस वर्ग की परिधि अगर 40 है तो उसकी भुजा 10 होगी, 10 होगी तो क्षेत्रफल 100 होगा। और जिस वर्ग की परिधि 76 है उसकी भुजा 19 होगी, 19 होगी तो उसका क्षेत्रफल 361 होगा। सेम कंडीशन में जिस वर्ग की परिधि 80 है उसकी भुजा 20 होगी, उसका क्षेत्रफल 400 होगा। अब एक ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर जा रहा है, तो वो क्षेत्रफल होगा क्या? पहले तो ये निकाल लो। तो 100, 100, 200, 561, 961 हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। और अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 961 है तो इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? इस वर्ग की भुजा 961 का वर्गमूल हो जाएगी, यानी कि 31 हो जाएगी। और जिस वर्ग की भुजा 31 हो गई उसका जो परिमाप होगा यानी परिधि होगी 31 गुणे 4 से कितना मिल जाएगा? 124। ये आपका उत्तर हो जाएगा 124। अगला सवाल देखिए, बताइए 137 नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाद डिवीजन करना है, तो डिवीजन करेंगे 108 को 9 से डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, प्लस यहाँ पर देखिए तो 2/5 है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है? 2/5 है, और 2/5 के साथ साथ और क्या है? 13/4 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 13/10। 13/10 और प्लस 12, 13/10 का मतलब 1 सही 3/10 और आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 12। और 13/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/10 लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। तो 12 और 1 13 सही 3/10 हो जाएगा, और 13 सही 3/10 को चेक करेंगे तो बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 138 पे आते हैं कि cos x का मान -3/5 है और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x का मान क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर tan, और tan का अपोजिट जो होता है cot, tan और tan का अपोजिट क्या होता है? cot। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस का होता है। तो अगर x इसमें स्थित है तो इन दोनों को छोड़कर जो भी यहाँ पर होगा वो माइनस होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, सब माइनस होगा। अब यहाँ पर cos x का मान आपके पास दिया है, cos x का मान -3/5 इसलिए दिया है क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, बाकी और किसी कारण नहीं दिया। अब अगर हम cos देखते हैं तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो लंब हो जाएगा 4। और अगर हम यहाँ से sin x का मान निकाल लेते हैं तो sin x क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5 होगा। अब क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है तो ये भी माइनस होगा, तो sin x का मान क्या हो जाएगा? -4/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तीसरे में है। बात समझना, इसको ये जो वैल्यू कही गई है ना कि x तीसरे चतुर्थांश में इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये सिर्फ देखने के लिए और मन बहलाने के लिए नहीं है, इसका यूज करना है और सही उत्तर की तरफ पहुंचना है। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो कि वैध वोट का 75% थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? भाई हमने कहा कि उस चुनाव में मतदाता सूची में लोगों की संख्या ए है। अब इसका 75% लोगों ने वोट डाला, यानी 3/4 लोगों ने ही वोट डाला। फिर 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो यानी कि 98% वोट सही रहे होंगे, और 98% यानी 98/100 को हम 49/50 भी लिख सकते हैं। और ये जो वैलिड वोट है इतना,
इसका 3/4, क्योंकि इसी का 75%, वैध वोटों का 75%, इसका 3/4 जिसको मिला है उसको मिलने वाले वोटों की संख्या है 9261। ये था। एक अमान तुमको निकालना है बड़े आसानी के साथ, और कुछ नहीं करना, कहानी खत्म है। अब सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, चीजों के साथ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 3 त्रिका 9 होता है, 9 से जब हम इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, जीरो लगा देंगे, 9 दूनी 18, 9 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काट लीजिए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना होगा, 2401। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 होगा, 32, 7 चौको 28, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर से 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 21 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 चौको 100, 100 गुणे 4, 50 चौको 200, 200 गुणे 4 800, 800 गुणे 21 करना है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 800 गुणे 21, 21 गुणे 8 168 होता है, उसमें 2 जीरो आगे और लगा देंगे, 16,800 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, चलिए जी, सवाल नंबर 140। ये सवाल कह रहा है कि 100 प्रेक्षणों का जो माध्य है और मानक विचलन है वो 40 और 5.1 है। एक छात्र के द्वारा परिकलित किया गया, परिकलित का मतलब निकाला गया, जिसने एक प्रेक्षण के लिए 40 के बजाय 50 लिख लिया था। सही माध्य और मानक विचलन क्या है। अब आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बड़ा जड़ीला है। क्या है, समझना पड़ेगा कि जो परिवर्तन इनके प्रेक्षणों में होता है, द चेंज इन ऑब्जर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। चेंज इन ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में प्रेक्षणों में, चेंज इन ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। अब देखो, जितना चेंज इनके ऑब्जर्वेशन में होगा प्रत्येक में, उतना ही इनके मानक विचलन में भी परिवर्तन होगा, और वही परिवर्तन इनके माध्य में भी होगा। अब इनके ऑब्जर्वेशन में कितना चेंज हुआ, अगर आपने 40 के बजाय किसी चीज को 50 ले लिया तो ज्यादा ले लिया ना, वो आपको कम करना पड़ेगा, तो 10 कम करना पड़ेगा, और इस 10 का प्रभाव पूरे 100 लोगों पर पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक लोगों के खाते में से 0.1 कम होगा, -1 डिक्रीज होगा, हर ऑब्जर्वेशन -1 डिक्रीज होगा। अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन -1 डिक्रीज होगा, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे 5.1 था, वो भी 0.1 कम होगा, और जो क्या नाम है, माध्य यानी मीन 40 था, ये भी 0.1 से डिक्रीज होगा, तो ये 0.1 डिक्रीज होगा तो 5 हो जाएगा, और ये 0.1 डिक्रीज होगा तो 39.9 हो जाएगा। तो आपका आंसर 5 और 39.9 के साथ जाएगा, 39.9 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब बन जाएगा। तो ये आपका 140वां सवाल भी हो गया, यानी आज की क्लास में आपने पूरे 30 सवालों को चेक कर लिया। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा इस बात का। साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन आज आपका होमवर्क था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में था वो एक बार आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन जो आज आपका होमवर्क था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी से चाहिए होगा, ठीक है। और ये भी बता देता हूं कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, आप जो एग्जाम दे रहे हैं उन सभी रेलवे के एग्जाम के लिए, चाहे वो CBT 1 के लिए हो, चाहे CBT 2 के लिए हो, कंप्लीट मैथ का 1 स्टॉप सोल्यूशन दिस बैच सिर्फ 149 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी और टेस्ट सीरीज के साथ आपको मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप एक बार डाउनलोड करिए, डेमो भी लीजिए। एक तो मान लीजिए ये क्लास जैसे आपको है, ये भी डेमो से समझ में आ जाएगी, और एप्लीकेशन पे भी एक डेमो लगता है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डेमो देखिए, मन पड़े तो 149 रुपये बहुत भारी कीमत नहीं होती है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं हमेशा के लिए। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, कभी भी कोई भी एग्जाम हो अपने छोटे भाई के लिए, उनके लिए दे दीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त।